जब किसी सेलर या कलेक्टर के द्वारा कोई अमाउंट कलेक्ट किया जाता है टैक्स के बतौर बायर से या फिर कलेक्टी से, जब उसने स्पेसिफाइड गुड्स को स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेल किया होता है तो उसको हम टीसीएस कहते हैं। एंड तब वो उसे कलेक्ट करते हुए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करता है। नो टीसीएस से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206 सी से रिलेटेड और उसके सब सेक्शन के साथ रिलेटेड। जो पर्पस है दैट्स की टैक्स अथॉरिटीज ट्रैक कर पाएंगे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को और टीसीएस को कलेक्ट भी कर पाते हैं रेदर देन वेटिंग की बायर की इनकम टैक्स फाइलिंग में जाकर के जमा हो। सो आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट्स आर द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू इट, विल बी डिस्कसिंग देम ऑल। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल पाए। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टीडीएस के बारे में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस के बारे में और साथ के साथ डिफरेंस भी समझेंगे कि टीसीएस एंड टीडीएस में क्या डिफरेंस होता है। सो स्टार्टिंग विद द वन, इट्स रिलेटेड टू टीसीएस। क्या होता है? सो इट्स अ सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है, सेलर आइडेंटिफाई करेगा स्पेसिफाइड गुड्स को एंड उनके ऊपर टीसीएस जारी किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। सेलर या कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करेगा एंड फिर उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉइंट ऑफ कलेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होंगी उनको कैप्चर करना है और साथ के साथ दूसरा जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कलेक्शन से रिलेटेड है। सो इट कैप्चर्स द टैक्स एट सोर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन बिफोर मनी चेंजेस द हैंड्स। ठीक है, तो उससे पहले पहले ये उसको कैप्चर कर लेता है और इसे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। जो वॉलंटरी कंप्लायंस है इंडियन टैक्सेशन इकोसिस्टम के तहत वो भी आपका इंक्रीज होता है। लीगल फ्रेमवर्क को समझे तो प्राइमरी लेजिस्लेशन इज कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 206 सी के अंदर कवर्ड है एंड इसके अलावा सबसेक्शंस भी हैं लाइक जिसमें डिफरेंट गुड कैटेगरीज को, रेट्स को, थ्रेशोल्ड्स को कवर किया गया है। एंड सीबीडीटी दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एडमिनिस्टर करता है इन सभी प्रोविजन से रिलेटेड। फिर बात आती है कलेक्टर के बारे में। नाउ टीसीएस कलेक्शन के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है? सबसे पहली चीज है दैट्स रिलेटेड टू सेलर आइडेंटिटी, यानी कि वो एंटिटी जो स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज को सेल कर रही है वो टैक्स को कलेक्ट करता है। एंड फर्दर देयर इज अ 10 रिक्वायरमेंट कि उनके पास वैलिड टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए एंड एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कलेक्ट भी करना है टाइमली बायर से पैसा और उसके बाद उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट भी टाइमली करवाना है। सो दिस इज अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेलर। सेलर के ऊपर ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीसीएस को डिडक्ट भी करेगा और टीसीएस को आगे जमा भी करवाएगा। अब ये चीज समझो कि एप्लीकेबिलिटी कब बनती है। जो सेलर है, जो कलेक्टर है, वो जब गुड्स को बेचता है या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है जिसके ऊपर टीसीएस लगेगा तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा बायर से। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू द कलेक्टी। नाउ कलेक्टी इज द बायर, जो पर्सन बाय करने वाला गुड्स को जिससे पैसा कलेक्ट किया जाने वाला है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भाई तुमने पैसे देने हैं टीसीएस के बतौर, जो ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लगेंगे वो आपने प्रोवाइड करने हैं अबव द सेल कंसीडरेशन और साथ ही साथ आप इस क्रेडिट इंटाइटलमेंट के हकदार बन जाते हो। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपका 100 रुपीज टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो 100 रुपीज आपके नाम से गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे सेलर के द्वारा। तो सेलर के पास पैसे आए, उसने कलेक्ट किए, अब ये जमा करवा देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो आपकी इंटाइटलमेंट बनती है कि अगर आप रिफंड लेना चाहते हो और इसके लिए एलिजिबल हो तो आप गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हो। फर्दर रिफंड राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका एलिजिबल टैक्स से एक्सेस में डिडक्ट हो गया तो आप रिफंड भी ले सकते हो गवर्नमेंट से। फिर बात आती है रिलेटेड टू टाइमिंग ऑफ कलेक्शन, क्या होने वाला है। तो ट्रिगर इवेंट क्या होगा? जब सेल की जाएगी स्पेसिफाइड गुड्स की तो उस टाइम पर टीसीएस चार्ज किया जाएगा। कलेक्शन पॉइंट क्या रहेगा? टाइम ऑफ सेल रहेगा या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट रहेगा। एंड क्या रूल अप्लाई रहता है कि व्हाट्सएवर इज अर्लियर, यानी कि अगर ट्रिगर इवेंट हो गया, आपने चीजों को पहले बेच दिया या फिर एट द टाइम ऑफ द सेल या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट, व्हाट्सएवर वाज अर्लियर, उसके हिसाब से आप पहले ही पैसे टीसीएस के ले लोगे पर्सन से। एंड रेवेन्यू इंपैक्ट है कि आपको इंश्योर करना होता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में टाइमली आपने कलेक्शन भी जमा करवानी है। एंड जो सेल या
फिर जो ट्रांजेक्शन है इट मस्ट बी रिलेटेड टू गुड्स, या फिर जो ट्रांजेक्शन है जो स्पेसिफाइड है अंडर द स्पेसिफिक एक्ट, लाइक जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, टेंडू लीव्स है, टिम्बर है, मिनरल कोल है, आयरन ओर है, या फिर सेल ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग सर्टेन वैल्यू है, या फिर रिमिटेंस है अंडर द लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम, इन सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। राइट नाउ ये स्पेसिफाइड गुड्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल है। लाइक आई टोल्ड यू इन केस ऑफ अल्कोहलिक लीकर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक टेंडू लीव्स एंड टिम्बर, मिनरल्स लाइक कोल, लिग्नाइट, आयरन और एक्सेट्रा, मोटर व्हीकल्स जहां पर वैल्यू 10 लाख से ज्यादा बन जाती है, और अगर आप एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अगर फॉरेन रेमिटेंस करते हो वहां पर भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। नाउ हु विल बी कलेक्टिंग एंड हु विल बी पेइंग, दैट्स अ पॉइंट। तो मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं कि कलेक्टर जो होता है दैट्स अ सेलर, जिसके पास एक वैलिड टैन यानी कि टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर है, और कलेक्टर कलेक्ट करेगा टैक्स को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने जमा भी करवाना है पैसा। बायर जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने टीसीएस को पे करना है ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ द गुड्स, एंड टैक्स जो भी कलेक्ट किया जाता है कलेक्टर के द्वारा यानी कि सेलर के द्वारा, वो जमा करवाया जाएगा बाय द सेलर, और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा बायर के अकाउंट में, यानी कि उनका जो फॉर्म 26 एएस होता है ना, वहां पर शोकेस होगा बायर को, और बायर जो है क्लेम भी कर सकता है क्रेडिट को या फिर रिफंड ले सकता है, जो भी चीज अप्रोप्रिएट होगी उसके हिसाब से। ना 2025 लेजिस्लेटिव अपडेट्स जो है उनके बारे में डेफिनेटली जाना यहां पर जरूरी है ना। ये जो रेट्स एक्चुअल में होते हैं ना टीसीएस के, किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि टाइप ऑफ गुड्स क्या है, ट्रांजैक्शन की टाइप क्या है। लाइक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 1% है, अगर टेंडू लीव्स की बात करें तो 5% है, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर 2% है। लाइक ये 1 अप्रैल 2025 से हुआ है, राइट, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर 2% हो गया। एंड अगर मैं सेल ऑफ मोटर व्हीकल की बात करूं जहां पर कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर 1% टीसीएस है। अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं तो वहां पर भी अलग अलग चीजें हैं, और इनमें अपडेट्स भी देखने को मिले, लाइक लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं, राइट, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। यानी कि अगर रेमिटेंस 10 लाख से ज्यादा है, ये चेंज हुई है अभी चीज, अगर 10 लाख से ज्यादा है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, तो 20% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अगर इन्वेस्टमेंट या फिर अदर पर्पसेस के लिए है तो उसके केस में अगर एलआरएस कर रहे हो तो 20% टीसीएस, अगर 10 लाख से ज्यादा का एलआरएस कर रहे हो। पहले जो थ्रेशोल्ड थी वो 7 लाख रुपए की थी, उसको रिवाइज कर दिया गया है, तो इनके बारे में तो इन डिटेल हम जानेंगे ही जानेंगे। सो एज आई टोल्ड यू कि थ्रेशोल्ड्स को रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, लाइक टीडीएस की लिमिट्स, टीसीएस की लिमिट्स, इनको एडजस्ट किया जाता है। एंड मेन पर्पस क्या कि वी आर टू ब्रिंग सिंप्लीफाइड रूल्स, ताकि स्ट्रीमलाइन कर पाए सभी प्रोसीजर्स को, एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है उनको हम स्ट्रीमलाइन कर पाए। एंड फर्दर पेनल्टी रिलीफ दिया गया कि अगर रेमिटेंस लेट हो जाती है ड्यू डेट से, तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी रिलीफ भी दिया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलआरएस। अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपको आपके जानने के लिए। सो इट्स रिलेटेड टू कि अगर आप एलआरएस के अंदर ट्रांजैक्शन करो, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहां पर स्टैंडर्ड रूल क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है एनुअली, तो 20% टीसीएस एप्लीकेबल होगा, ये स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, एक एग्जाम्पशन दे दी कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो पैसा रिमिट करते हो एलआरएस के तहत, तो वहां पर कोई भी टीसीएस नहीं है, तो उसके केस में 0 टीसीएस है। एंड अगर तो लोन लिया आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड है, फिर तो कोई टीसीएस नहीं एजुकेशन रेमिटेंस के ऊपर। बट द पॉइंट इज कि अगर सेल्फ फंडेड है या फिर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं है, सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशन से है, और 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसके केस में 5% है। सो इफ अनअप्रूव्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं, सो इफ नॉट लोन, ठीक है, सेल्फ फंडेड है, तो उसके केस में 5% टीसीएस इन केस ऑफ एजुकेशन रेमिटेंस के ऊपर मैं कह रहा हूं। एंड इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा बाहर भेजा जाता है 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर भी 5% का टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा। ये सब चीजें वहां पर है जहां पर मैं कह रहा हूं कि पैन कार्ड अवेलेबल है। एंड इसके अलावा अगर आप कोई और रेमिटेंस करते हो, इन्वेस्टमेंट बेचते हो, गिफ्ट करते हो, तो 10 लाख से ज्यादा का थ्रेशोल्ड के ऊपर करते हो तो 20% टीसीएस एप्लीकेबिलिटी रहेगी, राइट। एंड सिंपल सा रूल है, अगर 10 लाख से बीच का है अमाउंट, यानी कि 10 लाख के नीचे है अमाउंट, अप टू 10 लाख है, तो उसके केस में पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के ऊपर अगर 10 लाख का लिमिट लगा हुआ है, तो कोई भी टीसीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगा, राइट। नाउ टीसीएस के रेट स्ट्रक्चर को देखो, अल्कोहलिक लीकर के ऊपर 1%, यहां पर 1% है, टेंडू लीव्स के ऊपर 5% का टीसीएस है, टिम्बर के ऊपर 2% का है, और ये रिवाइज्ड है, राइट।
एंड मोटर व्हीकल्स के ऊपर 1% का है एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज एंड एलआरएस रेमिटेंस इन जनरल बता रहा हूं ये 20% है अगर 10 लाख से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन करते हो पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में तो। एंड फिर बताती है थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बारे में एलआरएस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज 10 लाख रुपीज। मोटर व्हीकल के केस में भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख की है और जो नई कैटेगरीज हैं उनके लिए भी जो लिमिट है स्टैंडर्डाइज थ्रेशोल्ड को रख दिया गया है 10 लाख रुपए का रख दिया गया है। अभी बात करेंगे कलेक्शन एंड डिपॉजिट प्रोसेस के बारे में। सो कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करते हैं टीसीएस को, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको एक फाइल इनको एक रिपोर्ट करनी पड़ती है फाइल, राइट। एंड वो जो रिपोर्ट है ना दैट इज फॉर्म 27EQ यानी कि ये रिटर्न ऑफ टीसीएस, दिस इज द रिटर्न ऑफ टीसीएस। कौन सी है? 27EQ है। क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाती है एंड सर्टिफिकेट टू बायर दिया जाता है, कलेक्टर इशू करेगा 27D की फॉर्म। सो इट्स अ सर्टिफिकेट टू द बायर और ये 27D फॉर्म के ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि एक प्रूफ की तरह कि भाई हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया। एंड ये जो गवर्नमेंट रिपिटेंस की जाती है वो टैक्स अथॉरिटीज को चालान भरना पड़ेगा, यानी कि टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर चालान भरना पड़ेगा ITNS 281 ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। एंड ये डिपॉजिट के ऊपर भी टाइम लेना है, ये होता है बाय द 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कि अगर 15 फरवरी को आपने टीसीएस को कलेक्ट करा है तो 7th ऑफ मार्च तक आप डिपॉजिट करवा देंगे और ये ITNS 281 जो है इसको फाइल करना होता है ऑनलाइन, राइट। सो रिटर्न फाइलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पिछली विंडो में बता दिया। 27EQ इज रिलेटेड टू जो क्वार्टरली टीसीएस स्टेटमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। 27D फॉर्म जो है वो सर्टिफिकेट है जो कलेक्टर इशू करेगा एज अ प्रूफ। एंड पेनल्टी प्रोविजन जो है डेट्स कवर्ड अंडर 271 है, यानी कि अगर आप डिपॉजिट नहीं करवाते हो टीसीएस को या फिर लेट डिपॉजिट कर रहे हो तो इंटरेस्ट पेनल्टीज पड़ सकती हैं। बट 1 अप्रैल 2025 से एक रिलीफ दिया गया कि प्रोसिक्यूशन जो स्टार्ट होती थी ना सेक्शन 276BB के अंदर कि अगर आप डिलेड डिपॉजिट करते थे टीसीएस को वो इनिशिएट नहीं होगी। क्यों नहीं इनिशिएट होगी? अगर आपने टीसीएस को पे कर दिया ड्यू डेट के ऊपर, राइट, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न भरते हुए आपने टीसीएस को टाइमली पे कर दिया है तो फिर वो डिले का जो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलता था वो नहीं चलेगा। जो ये सर्टिफिकेट दिया रहता है 27D फॉर्म के फॉर्म में दैट्स कवर्स आइडेंटिफिकेशन, टैन नंबर एंड पैन नंबर रहेगा कलेक्टर का एंड कलेक्टी का, ट्रांजैक्शन डिटेल्स रहती है, अमाउंट ऑफ सेल्स, टीसीएस रेट क्या अप्लाई हुआ, टैक्स कलेक्ट हुआ एंड दिस इज टू बी इशूड विद इन 15 days ऑफ द क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग, राइट। तो क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल की जाती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये 27D फॉर्म इशू करना होता है टू द कलेक्टर, टू द कलेक्टी, यानी कि जिससे आपने कलेक्ट की है। एंड एग्जामिशन क्या है? वाया द फॉर्म 27C। सो अगर बायर डिक्लेरेशन देता है कि जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूज के लिए हैं, रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, एंड फर्दर कंडीशन रहती है कि बायर जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए एंड गुड्स एज आई टोल्ड यू आर बेसिकली मेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए। बायर डिक्लेयर कर देता है कि जो गुड्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एंड इसको ट्रेडिंग के लिए, रीसेल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हो गुड्स परचेज को तो फिर 27C की एग्जामिशन अप्लाई नहीं होती एंड आपको ये डिक्लेरेशन जो होती है वो डुप्लीकेट में फर्निश करनी होती है, टाइमली सबमिट करना होता है, यानी कि बायर जो है वो पार्ट 1 भरेगा फॉर्म 27C का और सेलर को दे देगा। सेलर जो है उसे अपलोड करेगा, लाइक पार्ट 2 जो होता है अपलोड करेगा टू द टैक्स अथॉरिटीज। एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है जो कि 7th डेट होती है ऑफ द फॉलोइंग मंथ, राइट। एंड सेलर के पास वैलिड टैन होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए टीसीएस के लिए। सो दीज आर द थिंग्स, राइट। अब नॉन कंप्लायंस के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे? लाइक अगर आपने लेट डिपॉजिट करा तो जिस मंथ के लिए आपने लेट डिपॉजिट किया उस मंथ के लिए 1% पर मंथ के बेसिस पर एंड उसके बाद जितने दिन तक आपने डिपॉजिट नहीं किया तब तक के लिए 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे। फर्दर मॉनेटरी पेनल्टी भी लग सकती है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टीसीएस जो आपने कलेक्ट नहीं किया या डिपॉजिट नहीं करा। फर्दर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो थी वो भी पॉसिबल है अगर परसिस्टेंट नॉन पेमेंट की जा रही है तो जो ये सेक्शन मैंने आपको बताया था ना 276BB, तो उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को भी स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टीडीएस एंड द टीसीएस। सी इन केस ऑफ टीडीएस जो डिडक्शन होती है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट कि कलेक्टर कौन होएगा, डिडक्टर कौन होएगा, तो पेयर जिसने पेमेंट करनी होती है, यानी कि एम्प्लॉयर हो गया
जिसने सैलरी पे करनी है, रेंट के लिए जो पर्सन रह रहा है रेंट के ऊपर उसने पे करना है, प्रोफेशनल फी के लिए जो पर्सन उसको पेमेंट करने वाला है वो पर्सन डिडक्ट करता है, यानी कि पेयर डिडक्ट करता है। टीसीएस के केस में जो सेलर है जो एक्चुअल में बेच रहा है चीज को वो कलेक्ट करता है, स्पेसिफाइड गुड्स के लिए ट्रांजेक्शन के लिए कलेक्ट करता है। अगर हम टाइमिंग की बात करें स्पेसिफिकली, राइट, या फिर पॉइंट ऑफ लिवाई की बात करें, तो पेमेंट के पॉइंट के ऊपर या फिर जब क्रेडिट दिया जाता है व्हाटसएवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से आप टीडीएस डिडक्ट करते हो। और टीसीएस के केस में एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि जब सेल कर दिया या फिर आपको पेमेंट रिसीव होने वाली है उस टाइम पर आप कलेक्ट करते हो, राइट। एंड इफ यू लुक एट कि किन के ऊपर अप्लाई है, जो इनकम पेमेंट्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है टीडीएस, एंड सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है टीसीएस। अब टीडीएस के केस में डिफरेंट फॉर्म से 24Q, 26Q, 27Q, एंड इसके केस में रिटर्न्स हैं फॉर्म 27EQ एंड 27D। 27EQ मैंने बताया जो सेलर अपलोड करेगा सीबीडीटी के ऊपर, और 27D is a certificate which is being issued by the seller to the collector, right? Not to the collector, by the collector to the collectee. So that was all about today video. I hope कि आपने सभी एस्पेक्ट्स को समझा होगा रिलेटेड टीडीएस टीसीएस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है उन सभी चीजों के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, ताकि रूटीन बेसिस के ऊपर आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। एंड अगर आप जेआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशंस की तैयारी करें तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इनका क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का लिंक है iibf.info/app, या सिंपली आप लिखिएगा अपने एग्जाम का नेम और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।